Hello, welcome. So today we have to discuss it about class 10th science. Chapter is electricity और इसमें हमें one shot में we will try to solve it and revise whatever the core concept और एग्ज़ाम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. जनरली ये जो फिज़िक्स में 26 मार्क्स का फिज़िक्स होता है आपका टेक क्लास 10th में, 26 में से ऑन एवरेज 8 to 9 मार्क्स यहाँ से हम मानते हैं. तो उस हिसाब से अगर आप समझो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है. न्यूमेरिकल भी बढ़िया अच्छे बनते हैं. कई बच्चों को इसी में न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम होती है. तो उसके लिए बहुत सीधा सा हिसाब है बेटा कि एक बार प्रॉपर समझते हैं क्या है कंटेंट ऑफ द चैप्टर्स. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में पहला जो कोर कॉन्सेप्ट हमें समझना है दैट इज दिस वन कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स. तो इसमें यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. पहले हम ये तो समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फिर रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर. तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल. कई बच्चों को ऐसा इसको शो ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया. तो ये सिंपल सा है कि क्यों है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कई बार 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन. और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इनके कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या क्या शुरू करना है. सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, ये जो चैप्टर है बेटा, जस्ट इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी 2 पार्ट में होती है. मतलब द ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी स्टडी इट अबाउट इट ओनली ऑन 2 ब्रांचेस. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब the word static is having a particular meaning in this. Word static is having a kind of rest like situation. तो जब चार्ज जो है, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से हम शुरू करते हैं कि जो चार्ज है वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा. तो जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उस टाइप की स्टडी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक. व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट. ठीक. दूसरी ब्रांच जो होगी आपकी इलेक्ट्रो डायनेमिक्स. ये वाली ब्रांचेस थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि इसके अंदर 2-3 ब्रांचेस का थोड़ा सा हम पढ़ते हैं जो आपको क्लास 12th में मिलेगा, दैट यू विल स्टडी इट अबाउट. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चार्ज इज इन मोशन. बिकॉज यहाँ वर्ड डायनेमिक्स से अगर आप समझना चाहो तो डायनेमिक्स का सीधा सा मतलब है कि क्या रहेगा, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन की बात है, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जा रहा है. एक जगह से दूसरी जगह अगर चार्ज जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा, जो कि इससे रिलेटेड अगला चैप्टर आता है. अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो पहला टॉपिक जो आता है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपको इमेज दिख रही होगी, ऐसे करंट आ रहा है, लगा होगा किसी को करंट, या किसी से आपको करंट लग रहा है, तो वो आपको फर्क समझना है. किसी से करंट लग रहा है तो वो दिक्कत का सिनेरियो है. ठीक है. तो दोनों वैसे दिक्कत में है, एक में फिजिकली थोड़ा सा दिक्कत होगा, दूसरे में इमोशनली दिक्कत होगा. तो दोनों को थोड़ा समझना है आपको. ठीक. मतलब किसी सर्किट में अगर आपके फिजिकली में दिक्कत हो रही है तो वो अलग होगा करंट. उस करंट से बचना है ये थोड़े 3-4-5 साल, बिकॉज करियर बिल्डिंग का टाइम है. अदरवाइज दूसरा वाला करंट से तो वैसे भी बचना है. अब जिनको समझ में आ गया वो ध्यान रखेंगे इस बात का. इलेक्ट्रिक करंट, उससे पहले एक टॉपिक हमें पढ़ना है कि भाई इन सब से पहले चार्ज क्या होता है. चार्ज. अब जो बेटा चार्ज है, चार्ज सिंपल सा है, एक ऐसा पार्टिकल है या एक ऐसा नॉर्मल सा हम बात करते हैं
कि चार्ज इज समथिंग विच इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। यहां पे आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, हाँ ये होगा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब इस एंटायर यूनिवर्स में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं होगा जिसके पास चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, कुछ तो होगा। तीनों चार्ज है हमारे। अगर थोड़ा और हाइपोथेटिकली समझें तो वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ चार्ज पार्टिकल लाइक एटम। तो एटम जो है 3 पार्टिकल सब एटॉमिक होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बराबर चार्ज है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, दूसरा विच experience magnetic and electric effect। अब इतनी बात तो हो गई कि भाई चार्ज पता चल गया, क्या काम करता है वो पता चल गया। तो चार्ज का सिंबल भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंबल, जो इसका सिंबल आएगा, दैट सिंबल इज व्हाट, सिंबल इज समथिंग Q। ये चार्ज का सिंबल, और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट कूलम, कूलम है, और इसको आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। ये चार्ज की बात हो गई। अभी और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे भी चलेंगे, थोड़ा सा करंट पढ़ते हैं अभी। करंट क्या होता है, करंट जो लग रहा है उसकी बात अलग है। करंट की जो बेसिक डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक करंट आई रिफर टू द चार्ज क्यू पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। ये क्लास 10th के हिसाब से। 12th में आते आते हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। 12th में हम, या 10th में भी आप इसको लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या चार्ज। करंट की तो बात ही कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, सीधा सा अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा, मैथमेटिकली I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, इस तरीके से। आपको पता है Q की यूनिट कितनी होगी, कूलम, दूसरे की यूनिट सेकेंड। तो करंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड कूलम पर सेकेंड। बट एज अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, भाई किसी ने अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा काम करते तो उसको एज अ एप्रिसिएशन हम कुछ काम देते हैं, या नाम देते हैं, इनाम देते हैं। तो उसमें साइंस की फील्ड में इस पर्सन ने बहुत काम किया, एम्पेयर ने, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट उसके नाम पे रख दी। तो मतलब जो करंट की जो वैल्यू है, जो आप मेजर करोगे, तो उसको हम बोलने लग गए कि इतना यूनिट इसकी ये होगी। तो यूनिट जो होगी करंट की वो क्या होगी, आपकी एम्पेयर होगी, ये याद रखना। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, क्लास 10 में हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चों को कि वेक्टर वगैरह नहीं जानो, बट अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो अपलोडेड है वेक्टर्स की यूट्यूब पे, कि करंट एक, और वहां पे मैंने बताया भी है करंट के बारे में। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जस्ट बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एलजेब्रा। इसके पास डायरेक्शन तो एक इधर से इधर फ्लो करती है। ऐसा कभी होता है बोर्ड से ऑन किए, चार्ज में मोबाइल लगाएं और थोड़ी देर बाद लाइट चली गई तो चार्ज वापस जाने लगा, ऐसा होता नहीं। इट इज अ यूनी डायरेक्शनल, दैट मीन्स इट हैज अ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है तो वेक्टर बोल देना चाहिए, लेकिन वेक्टर नहीं बोलते हम इसको बोल रहे हैं स्केलर। ये स्केलर बोल रहे हैं। रीजन इज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर होने के लिए 2 कंडीशन की जरूरत होती है। जो चीज हम ऊपर बात कर रहे थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में जब चार्ज रेस्ट पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट सिचुएशन, और दूसरे में मोशन पे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया करंट का। करंट भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये, इसके बेसिस पे बेटा याद रखना, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, अभी हम करेंगे भी उसके बेसिस पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे कई चीजें आपको ये चीज पढ़नी होती है कि कैसे करें। कभी कोई पूछ ले आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर,
तो 1 एम्पेयर कुछ नहीं समझना है आपको, एकदम रद्दी सवाल, सीधा सा। 1 एम्पेयर क्या होगा कि भाई व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड द करंट विल बी जनरेटेड इज 1 एम्पेयर। ऑब्वियस सी बात है ना, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड फ्लो करेगा दैट इज 1 एम्पेयर। सॉर्टेड, बहुत क्लियर है, ठीक है। एम्पेयर, और एम्पेयर को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी पे। भाई बहुत क्लियर पढ़ा है हम लोगों ने कि लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक। दोस्ती सेम सेम नेचर में होती तो है, चलती नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। चलती जिसके साथ थोड़ा सा एक आध बार लड़ाई हो जाए उसी के साथ चलती, जिसके साथ सब बढ़िया बढ़िया चलेगा उसके साथ दोस्ती नहीं चलती है, याद रखिएगा ये बात, और ये लाइफ लेसन है। तो अब ऐसा नहीं किसी का गला काट दिए हों और जाके फिर बोले, ये नहीं करना है। अब यहाँ पे समझिए कि पहली चीज तो ये हमको बचपन से पढ़ाई गई है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज कंजर्व्ड एंड एडिटिव। कंजर्व एडिटिव का मतलब है कि सपोज करो मेरे पास एक कोई ऐसा सरफेस है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3, मैं पूछ दूं टोटल चार्ज ओवर द सरफेस क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसी का मतलब होता है एडिटिव नेचर होना। अब एडिटिव नेचर है, एडिटिव नेचर के साथ कंजर्व है, मतलब अगर अभी चार्ज की वैल्यू इतनी है तो 10 मिनट बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 100 साल बाद चार्ज अगर मैंने यूज नहीं किया है तो उतनी ही रहेगी। तो सीधा सा मतलब है एडिटिव मतलब एडिशन वाली प्रॉपर्टी, ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कंजर्व का मतलब कि आज भी इतना है तो थोड़े टाइम बाद भी इतना रहेगा, इफ आई एम नॉट यूजिंग इट। और इफ आई एम यूजिंग इट दैट वट एवर, लेट सपोज 10 कूलम का चार्ज मेरे पास है, तो 10 मिनट बाद अगर खत्म हो गया, 10 मिनट बाद, आधा घंटा, 1 घंटा या 1 साल, 2 साल, 10 साल खत्म अगर हो गया, तो जब वो खत्म हुआ तो भी वो 10 कूलम का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपनी जेब से लगा के 100 कूलम में ले आऊंगा कहीं से, ठीक। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड मीनिंग इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट स्टेट, ठीक। डिस्क्रीट स्टेट, इसका बहुत क्लियर सा आपको दिमाग में रखना है कि क्वांटिनाइज्ड का जो मतलब आएगा, क्वांटिनाइज इज हेयर क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इस वर्ड का मीनिंग हम 12th में बताते हैं, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बट स्टैंडर्ड्स में आपको 10th में ही पढ़ लेना चाहिए। क्वांटिनाइजेशन का मतलब होता है कि इस एंटायर यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक बेसिक यूनिट चार्ज का है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है इस एंटायर यूनिवर्स में, यहां की बात नहीं कर रहा, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके अंदर जितना चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज होगा। बेसिक यूनिट चार्ज कितना होता है बेटा, E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट क्या होगी, कूलम होगी, क्योंकि चार्ज है। क्लियर है बात, हाँ या ना बोलो भाई। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली, चार्ज पढ़ लिया, करंट समझ लिया। करंट कितने टाइप का होता है वो नहीं समझा, टाइप्स ऑफ करंट यहां बात कर लेते हैं, अपने पास यहां जगह है। टाइप्स ऑफ करंट, हमने 2 टाइप के करंट पढ़े। पहला, हमको पता है कि जो करंट होता है वो बैटरी से आता है, बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से आता है, बचपन से पढ़ाया गया। तो नेगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन वाली बात होगी वहां पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और दूसरा हमारा होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक। अगर सर्किट में हमें बात करनी हो तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, ये बैटरी है, ये स्विच है, एक बहुत बेसिक सा सर्किट है। जिस साइड से भी इमेजिन कि फ्लो ऑफ यहाँ पे है करंट के। अब एनसीईआरटी के पैरा नंबर जो सबसे फ्रंट पेज है उसके 3rd या 4th पैरा के आसपास की बात है,
द डायरेक्शन ऑफ करंट वी एज्यूम्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से होता है, तो इस साइड का आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक, और इधर वाले को क्या बोलोगे आप, कन्वेंशनल। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक दूसरा कन्वेंशनल, बराबर। ये टाइप्स ऑफ करंट हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई। करंट इतना बोल रहे, करंट नापे कैसे, कुछ तो चाहिए करंट नापने के लिए। द डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ द करंट दैट इज कॉल्ड एमीटर। इस तरीके से आपको देखने मिलेगा आपके फिजिक्स लैब में, कभी ना कभी आप गए होंगे, विजिट किया होगा, रखा होगा। 2 टर्मिनल होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड एमीटर, डिवाइस which measures current, बराबर, सॉर्टेड। और करंट मेजर करता है, दूसरा की पॉइंट इसमें, ये कनेक्ट कैसे होता है सर्किट में, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखिएगा ये बात। सीरीज पैरेलल क्या होता है अभी समझेंगे, फिर लास्ट एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर आपका खत्म करूंगा। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है स्लो चल रहा है तो वो 2x पे देख ले, कोई इश्यू नहीं। अब एमीटर जो है बेटा, एमीटर आप ये समझिए, एमीटर करंट मेजर करने की डिवाइस है। ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपको रेजिस्टेंस अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको देख लो, रेजिस्टेंस वाला पार्ट आगे चला जाएगा, एक बार फिर से देख लेने पार्ट। अब एमीटर जो होता है, एमीटर के मेजर क्या करता है, करंट मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा करंट मेजर करना है, एक्यूरेट मेजर करना है। एक्यूरेट मेजर करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे भाई, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो एमीटर हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, सो इट कैन नॉट अफेक्ट द मेजरिंग करंट। अदरवाइज तो भाई अगर तुम मेजर करोगे तो तुम तो गड़बड़ कर दोगे ना चीजें, तुम्हारा इनपुट गड़बड़ करेगा। कई ऐसे लोग होते काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, वो आएंगे गड़बड़ करके चले जाएंगे बस। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना, ऐसे मिलेंगे आपको लाइफ में। तो जो आइडल रजिस्टर एमीटर होगा उसमें जो होगा वो रेजिस्टेंस 0 होगा, अदरवाइज आइडल कुछ नहीं होता दुनिया में, ठीक है, कोई नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे जो आइडल वाला सिचुएशन है वहां रेजिस्टेंस 0, नॉर्मल सिचुएशन में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोलना बस। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर करंट। कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज में होता है, मतलब प्लस को प्लस से जोड़ोगे बैटरी के, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे बिना कोई दिमाग लगाए, ठीक। तो इसको मैं बना भी देता हूँ, बैटरी का ये प्लस ये नेगेटिव, बहुत सॉर्टेड है, ऐसे ही जुड़ेगा ये, मतलब आप सर्किट में मिलेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं चार्ज के रिगार्डिंग। सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, एंड इज मेड पॉजिटिवली चार्ज्ड, इज देयर एनी चेंज इन इट्स मास? क्या चार्ज और मास का कोई रिलेशन बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई इन चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, ये जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। If a neutral body is made positively charged, it is there any change in its mass? In charging a neutral body, the mass of body changes through the change is extremely small, because what is there? Change. भाई सीधा सा हिसाब समझो, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया। चार्जिंग का मतलब होता है, यहां पे समझो आप, चार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी से लेकर 12 तक की डेफिनेशन, चार्जिंग का मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया, चार्ज कर दिया हमने। तो जिस बॉडी से चला गया उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg,
भाई इतना कम मास है, 10 चला जाए तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ रही कि जो यहाँ पे चार्ज और मास का इनवेरिएंट हम बोलते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट टू द मास। The reason is there is no change, or because the change is very negligible now. If the change is very negligible, why should we consider it out? That is a very clear concept. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके करंट के प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। करंट के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आइए, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नाम। अगर इसमें a lightning strikes transfer 10 coulomb of charge to the ground in 2 milliseconds, calculate current through the lightning। very basic question, very basic। charge is given, time is given, we have to calculate the, इतना सीधा बोलना, as we know I is equals to q by t। I is equals to q की जगह पे 10, इसकी जगह पे 2 मिली सेकेंड है, तो इतना सेकेंड कूलाम। तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 से 2 5 कट गया, ऊपर जाएगा 5 इंटू 3 एम्पेयर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सॉर्टेड, इजी है क्वेश्चन। ये होता है फॉर्मूला बेस्ड, बिना दिमाग लगाए। कभी कोई ऐसे पूछ ले कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आएगा आपका, वो इस वाले से आएगा। नंबर ऑफ मतलब कि इफ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर सो इट विल बी विजिबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ठीक, ये सीधा हो जाए भाई, एक कूलम में कितना होगा, तो 1 कूलम n, ये तो पता है तुमको, इसकी वैल्यू तो इतनी ही है। तो जो n की वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट इतना ही आएगा। कैलकुलेट करके देखना, मैं तो सीधे सीधे लिख दिया हूँ, आप सीधे डिवाइड कर लो बेसिक ट्रांसपोजिशन से। तो n कभी ऐसे 1 मार्कर में कोई ऐसे मजे मजे में पूछ लेगा आपसे, तो वो बनना चाहिए आपको। क्लियर। अब यहाँ से आते हैं आगे, इफ करंट इन द हाउस होल्ड अप्लायंस, कोई हाउस होल्ड का अप्लायंस है और उसमें अगर करंट है 5 एम्पेयर का, देख लो, तो आपसे पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, आपको बोल रहा है देन यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द अप्लायंस इन 1 आवर। 1 आवर बोला है, तो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की कितनी होती है, सेकेंड। तो पहली चीज तो इस आवर को चेंज कर दो किसमें, सेकेंड में। तो भाई 60, 1 आवर मतलब 1 इंटू 60 इंटू 60, तो विच इज 3600 सेकेंड्स। अब आपसे पूछा है एज वी नो, पता हो या ना हो, एज वी नो आई पता सबको होता है, क्यू बाय टी। आपसे पूछा क्या है, क्यू, तो आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 36। तो क्यू आप सीधे सीधे लिख दो, 36 इंटू 5 कितना होता है 72। 72 ये हो जाएगा आपका, लगा लो हिसाब भाई, हाँ 72 72 और 18 90 होगा क्या, 90 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना है, 90 ही होगा, सॉर्टेड है मेरे ख्याल से। क्या पूछा है इसमें, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द अप्लायंस इन 1 आवर। 1 आवर में इतनी है, 90 नहीं होगा, 5 इंटू इतना करना है, 38 5 इंटू 5 18, बराबर। देख लो भाई, गड़बड़ तो नहीं, लग तो नहीं रहा, सही है। अब यहाँ पे 38 इंटू 5 करना था ना बेटा, मतलब 18 इंटू 10, इतना कूलम, बस खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अच्छा नहीं है। अब आओ पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन में कई बार प्रॉब्लम आती है समझने में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आपके में डिफरेंस है, ठीक है, इसमें एक ऐड कर लेना डिफरेंस, मीनिंग सेम रहेगी, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, सिंबल भी सेम है, कैपिटल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ पॉइंट और गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सीधा सा हिसाब समझो कि एक चार्ज रखा है मेरे पास यहाँ पे, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर एक आर पॉइंट पे लेकर आना है मेरे को, इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे लेकर आना है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, अपने आप तो उठ के नहीं आ जाएगा दौड़े दौड़े भगाए, पॉसिबल तो है नहीं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को उतना ही वहां पे वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज है कि मैं एक साथ तो उठा के नहीं ले आऊंगा, धीरे 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 लेकर आऊंगा। मतलब एग्जाम्पल समझो, आप घर पे आराम से पड़े हुए, आपको आपके घर से स्कूल तक भेजने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को एक थप्पड़ मार दें, भाई आपके ऊपर वर्क डन किया गया, वर्क डन करेंगे तभी तो आप चलोगे। तो जब आपके ऊपर वर्क डन हुआ और आप चलना शुरू किए, ठीक, चलना शुरू किए, तो फिर वहां पे क्या आ रहा है, देयर इज अ वर्क डन, वर्क डन हुआ, आप आए, आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे आए, गिवन पॉइंट पे आए, आर पे आए, तो देयर इज अ डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी हुई। आपके घर पे अलग थी, स्कूल पे अलग हुई, मतलब 2 पॉइंट पे अलग अलग की बात कर रहे हैं हम। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी विल बी कंसीडर्ड एट जीरो, बिकॉज हम जीरो मानते हैं, दैट इज एज्यूम। द रीजन इज वो हम पढ़ेंगे आगे 12th में, और आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स के 12th के और मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल समझाया गया, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। इसके बेसिस पे भी, जैसे करंट के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट का खेल बहुत है, हर यूनिट पे नंबर कटते हैं, आपको याद रहेगा, और आप लोग तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया कि धीरे धीरे आना है, एक साथ नहीं आना, धीरे धीरे धीरे। अब भाई वोल्टेज है, वोल्टेज नापना भी पड़ेगा, तो वोल्टेज नापने की मशीन को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक, डिवाइस टू मेजर करंट, सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए। कनेक्शन कैसा होता है, जैसे इसमें भी नेगेटिव बना है और ये पॉजिटिव बना है, तो ये कनेक्ट कैसे होता है, कनेक्टेड पैरेलली, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, अभी समझेंगे सीरीज ऑफ पैरेलल। अब ये जो डिवाइस है और ये मेजर करता है वोल्टेज, तो वोल्टेज में क्या एक चीज होती है वो समझिए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया सीबीएसई में, लेकिन हो सकता आ जाए इस साल। द वोल्ट मीटर हैज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसी में बहुत लिटिल करंट होगा। जिस भी डिवाइस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा, याद रखिएगा ये बात। अब करंट इसीलिए कम होता है ताकि ये डिवाइस अफेक्टेड ना हो, आराम से वोल्टेज मेजर कर ले। तो जो आइडल वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर जो आर की वैल्यू होगी वो इनफिनाइट होगी, याद रखिएगा, की पॉइंट है ये। इसके बेसिस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया सीबीएसई में, इस साल हो सकता आ जाए, लेकिन अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज के लिए जब कभी जाते हो तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिसमें सब कुछ लगा हो, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग एडेड अप, तो इसी के लिए लिखा है अ कंटिन्यूअस पाथ विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक बल्ब, ट्यूब लाइट, रजिस्टर एक्सेट्रा कनेक्टेड विद each other through connecting wire or conducting wire to terminal of the source of EMF like battery। EMF word, EMF कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन तब ये सिचुएशन है when no current is drawing from circuit, सर्किट से एक भी करंट नहीं निकल रहा है, तब की सिचुएशन को हम ईएमएफ बोलते हैं। अगर निकल रहा है तो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अगर करंट निकल रहा है तो आप देख पा रहे हो ये प्रॉपर है, ये है आपका नॉर्मल डायग्राम,
नॉर्मल डायग्राम आपको बनाना ये वाला रहता है, डेट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इसके लिए आपको याद रखना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट के नाम। रजिस्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट बल्ब आप ऐसे करो या फिर इस तरीके से कर दो, बोथ आर क्लियर। स्विच को आप इस तरीके से बना सकते हो। बैटरी खूब सारी लगा दी है, सेल्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कुछ सिंबल्स ये हैं, आप देख सकते हो, लेट मी जूम इट। तो ये कुछ सिंबल हैं, इलेक्ट्रिक सेल ये हो गया, सेल के कॉम्बाइन कर दिया ऐसा, प्लग की या स्विच इस तरीके से काम हो जाता है। ये ऑफ का कंडीशन है जिसको हम ओपन भी बोलते हैं। ये क्लोज्ड का सेटअप है जिसको हम ऑन का कंडीशन बोलते हैं। ठीक, वायर जॉइंट विदाउट, ऐसा मतलब सीधे सीधे पार हो जाए कोई कनेक्शन। रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम सर्किट में ये पता करने के लिए कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। यूज्ड, ये जो होता है ये डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डिटेक्शन और डिफ्लेक्शन ड्यू टू करंट। याद रखिए, करंट के लिए जब बात होती है तब उसके लिए होता है। और आपको साफ साफ मैं बता दूं, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे इट विल बी अपलोडेड और लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाके वहाँ से सीधे ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स बाय अतिराज पे। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है ओम्स, जो इस चैप्टर की कहीं ना कहीं जान है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स एक साइंटिस्ट था, आपको कहानी सुनाता हूँ। ओम्स एक साइंटिस्ट था और वो साइंटिस्ट ने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक बेसिक सा सर्किट लिया, ठीक है, बेसिक सर्किट लिया और उसने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो ऐसे रैंडम बहुत बार किया, तो उसको V वर्सेस I का कुछ पॉइंट्स मिले। उस V वर्सेस I के पॉइंट को जब उसने क्या किया, प्लॉट किया, प्लॉटिंग इन ग्राफ V वर्सेस I, तो उसको एक ग्राफ मिला। वो ग्राफ किस तरीके से आया? वो ग्राफ ऐसा आया, V और I। वो ग्राफ उसको इस तरीके से मिला, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का बेटा ग्राफ हमको बहुत अच्छे से पता है कि इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का मतलब होता है कि बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब जैसे जैसे आपका V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। तो इसमें जो ऐसा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है। हम लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन ये मैथमेटिकली, एक्चुअल में जो हम इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। ओम्स लॉ आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले। ओम्स लॉ क्या होता है? पहले आपको कंडीशन अप्लाइड करनी पड़ती है। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इन अ मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर मतलब ओम्स लॉ लगता कहाँ कहाँ है? मेटल कंडक्टर्स में लगेगा सिर्फ। कीपिंग द फिजिकल स्टेट कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट दैट मीन्स किसकी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। कीपिंग फिजिकल स्टेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। The current through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminal of the circuit. इतना ओम्स लॉ बोलता है। पहले लगेगा किस पे? इन अ मेटल कंडक्टर, इन अ मेटल कंडक्टर, सब पे नहीं लगेगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही भाई, जो डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ओमिक डिवाइस। जो नहीं कर रहा, नॉन ओमिक डिवाइसेस। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटा तो R आ गया। इसी R को बेटा हम बोलते हैं दैट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इंग्लिश वाले बच्चे हैं भाई, इंग्लिश बहुत तेज होता है कुछ जगहों के बच्चों का, मतलब इतना तेज होता है कि क्या ही बोले, है ना। तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए
रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर का, कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, वर्ड इटसेल्फ सेज इज मीनिंग कि टू रेजिस्ट समथिंग। तो व्हाट टू रेजिस्ट, द फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, कि प्रॉपर्टी, एक तो ये सब में रहेगा, ऐसा कोई मटेरियल नहीं जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो, थोड़ा बहुत इत्तू सा तो होगा लेकिन होगा। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑफर्स अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड डिसिपेशन एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर ये डेफिनेशन आपको टफ लग रही, मैं दूसरी लिख देता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तक लिख लेना, टू resist flow of charges, flow of charges which is also called electric resistance। दिखता कैसे है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आप देख लो कि भाई इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, बराबर। रेजिस्टेंस ऐसा छोटा सा होता है जिसके अंदर 4 कलर की बैंड्स होती हैं, क्योंकि हम बहुत इतना सा छोटा होता है तो हम ऐसे उस पर नंबर तो लिख नहीं सकते, हम उस पर बैंड्स लगा देते हैं। उस बैंड से हमें पता चलता है रेजिस्टेंस मेजर कैसे किया जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस इस तरीके से मेजर होता है, प्लस माइनस यहाँ पे एक वैल्यू, लेट मी शिफ्ट इट है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, जस्ट अ सेकेंड, रफ ही कर देता हूँ कि डैश डैश क्रॉस, ये 10 हो जाएगा, सॉरी। फर्स्ट बैंड की वैल्यू यहाँ लिखोगे आप, सेकंड बैंड की वैल्यू, ऐसे पूरा टेबल होता है, ठीक है, जो कि 12th में बनता है, आपको नहीं है, सीबीएसई में वैसे हटा हुआ है। 10 जिसको मल्टीप्लायर बोलते हैं उसकी वैल्यू यूज होती है, प्लस माइनस, और फिर लास्ट इज एरर और टॉलरेंस पार्ट। तो रेजिस्टेंस इस तरीके से आपको देखने मिलता है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई रेजिस्टेंस में आप एक चीज समझ के रखो कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो करंट की वैल्यू कम, याद रखना ये बात, की पॉइंट। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो वहां करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। अब रेजिस्टेंस तक हो गया, ये सारी बातें हो गई। रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट करता है, 4 चीजें अफेक्ट करती हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, 4 चीजें अफेक्ट करती हैं। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी, पहला मटेरियल। मटेरियल मतलब सॉल्व, कैसा मटेरियल है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, तो मटेरियल है। मटेरियल के लिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे बेटा, दैट वर्ड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम रो से डिफाइन करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रो, याद रखिएगा। मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की बात होती है। अभी इस पे आएंगे। लेंथ की मतलब, अगर मेरे पास ज्यादा बड़ी वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो मतलब वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्यों, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा तो करंट की वैल्यू कम। क्रॉस सेक्शन, सपोज करो काफ़ी मोटा वायर है मेरे पास, कंपैरेटिवली मोटा वायर है, ये गलत बन गया, चलो जाने दो। मोटा वायर है, मोटे वायर में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसीलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक। अब टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, मटेरियल तो हो गया। टेम्परेचर इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। सपोज करो आपके पास टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर हम, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो याद रखिए एक चीज कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर में एक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं, अपन चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल है अपने पास, स्पेस है, चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी, और वे एनर्जी कौन सी है, थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी।
अब चार्ज पार्टिकल के पास थर्मल एनर्जी आ गई, थर्मल एनर्जी आने से वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी इंक्रीज। अब वेलोसिटी बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यहाँ मोशन तेज हो जाएगा, मोशन इंक्रीज। अब मोशन इंक्रीज करेगा तो वो लड़ेंगे भिड़ेंगे भी ज़्यादा, इसलिए जिसके पास ज़्यादा अचानक से ताकत बहुत आ जाए, मतलब औकात से ज़्यादा और समय से पहले जिसके पास चीज़ें आ जाए, तो उसके पास भी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ठीक है, तो मोशन बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ने से कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन बढ़ने से क्या चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मुड़ पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट वाला हो जाएगा सिचुएशन। अब अगर ये रेस्ट पे हो गए तो यहाँ पे समझो भाई रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही ना, सीधी सी बात है। तो ये बढ़ेगा कैसे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बढ़ाते जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा फ्लो चार्ट है आपके पास कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही, तो आपको समझने में भी इजी रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम बोल देते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको क्लियर कंसाइज रहेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी पे आते हैं। रेजिस्टिविटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैसा भी मटेरियल होगा रेजिस्टेंस होगा, इज मेजर्ड इन ओम मीटर। ठीक है, अभी हमें एक चीज़ और करनी थी यहाँ पे, वो हम करते हैं अभी। ठीक है, रेजिस्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द शेप ऑफ द मटेरियल। कि रेजिस्टिविटी भाई ऐसा छोटा सा मटेरियल है या बड़ा मटेरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल कैसा उस पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोला था रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल से समझना कि इफ वी स्ट्रेच और फोल्ड द वायर इट्स रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, याद रखिएगा बात। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ और इसको मैं सेकंड लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक पेज ऐड कर दे क्या, पेज ऐड कर देते हैं, वेट, यहाँ बीच में इट्स ऐड पेज, हाँ, कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है भाई कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाय L, तो इसकी जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा विच इज दिस वन। अब बेटा इस पे क्वेश्चन बहुत रहते हैं, याद रखना कि मतलब कई बार इससे पूछ लेगा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो होगा याद रखिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा, ओम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से कर्ली हेयर बना देना, बस काम खत्म। दूसरी बात, एक तो ये चीज़ हो गई, कई बार इसी के रिगार्डिंग रो के लिए भी पूछ ली जाती है। तो रो के लिए क्या होगा, R इंटू A अपॉन L, इसी से यूनिट बनाई है हमने, यूनिट जो बनी है इसकी, तो वो यूनिट क्या है, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, बचा क्या, ओम मीटर। तो आपको ये क्लियर रहेगा आइडिया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी हमने बोली कि डज, मोड़ने या तोड़ने से कुछ होगा नहीं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सब्सटेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बताया मैंने कैसे डिपेंड करता है। तो फॉर मेटल दे इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, तो मतलब अगर ग्राफ पे अगर बात करें, वैसे आएगा नहीं ग्राफ, पर इन केस अगर आ जाता है टेम्परेचर और रो का ग्राफ की हम बात करें, तो इस तरीके से बढ़ता जाता है फॉर मेटल। ठीक, क्योंकि कोलिजन होगा तो चीज़ें बढ़ेंगी। इंसुलेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी तैसी जाए, तो इंसुलेटर का ग्राफ भी नहीं बनाते, मतलब उसका ग्राफ सीधा सीधा चला जाएगा, कांस्टेंट वाला सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से फॉर इंसुलेटर। ठीक, सेमीकंडक्टर जनरली बढ़ती जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दे डिक्रीजेस विद दिस वन। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो फॉर सेमीकंडक्टर के लिए कैसे जाती है टेम्परेचर, और रो के लिए अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से जाती है।
रजिस्टिविटी, क्योंकि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आर बोथ आर एक्चुअली सेम थिंग, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा, है ना। वो क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर is 80 volt when it draws a current of 4 ohm from the source। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये जो क्वेश्चन है, what current will the heater draw if the potential is increased to 120 volt। बहुत सही क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, अगर मैं समझूं इस क्वेश्चन में, तो गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन में ज़्यादा, अगर आप क्लियर कंसाइज समझिए तो क्या क्या है। एक तो पहले वोल्टेज है, वोल्टेज पहले 80 वोल्ट का है और वो कितना करंट ले रहा है, 4 एम्पेयर ले रहा है। ये पूछ रहे हैं कि 120 वोल्ट पे कितना करंट होगा, यही पूछ रहे हैं। देख लो एक बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें समझो फ्रॉम ओम्स लॉ, अब V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर बराबर पड़ा है R V बाय आई। तो R1 वाला सिचुएशन मतलब फर्स्ट केस, इस वाले सेटअप से समझते हैं। इस वाले सेटअप से समझो, ये कितना आएगा आपका 80/4, कितना आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 रेजिस्टेंस मिल गया आपको। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बढ़ाना है 120, लेकिन क्या कहीं रेजिस्टेंस चेंज की बात की है, नहीं की है, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कीपिंग आर सेम, V डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R इज इक्वल टू I डैश, जो हमारा न्यू करंट है। तो 120/20 इज इक्वल टू I डैश। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 एम्पियर आ जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन, यू सॉल्व हो गया अपना। क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी अपने को। अब इसके बाद एक और फिर से क्वेश्चन मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो आप पॉज करके आराम से देखो और इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर of length this one is this at this temperature, if the diameter of this, what will be the resistivity of the material at that temperature। बहुत समझा है हम लोगों ने भाई। टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर पे भी चेंजेस पे क्वेश्चन होते हैं, बट वो 10th पे नहीं आते हैं, वो 12th में आते हैं। तो आप उस चीज़ से फ्री रहो, उस पर क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा भाई। हमको पता है एज फ्रॉम रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू R क्रॉस A बाय L होता है। तो रो तो निकालना है, R की वैल्यू दी हुई है 7, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये नहीं दिया हुआ है, इसके लिए क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। तो कभी भी कोई वायर होगा तो वो वायर बेटा हमेशा इस तरीके से होता है। तो वायर जब भी होगा तो उसके अंदर आपको ये R की वैल्यू मिलेगी, R मिलेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, हमेशा A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक, लगा दो ज़रा, पाई R पता नहीं, 0.8 है, 0.8 का हाफ 0.4 mm है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। इतने स्मार्ट है। लेंथ कितना है, 220। तो रो की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी नियर अबाउट कितना आएगा, वो -6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ये यूनिट का खास ख्याल रखिएगा, यूनिट के मार्क्स काटते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन होता है रेजिस्टेंस बेसिस पे, कि सपोज करो है अपने पास ऑप्शन ये है, चलो आ गया इस क्वेश्चन। एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर। सीधी सी वायर है, ये है वायर डबल हुई है। अगर वायर डबल होगी तो बेटा सीधी सी बात है, एरिया ऑफ लेट, अगर यहाँ समझो आप तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वायर इतना रखते हैं।
अगर वायर डबल हो जाए तो वहां पे लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब ओरिजिनल वायर मान लेते हैं ऐसा है एल लेंथ का और ए उसका क्रॉस सेक्शन, फोल्ड कर दोगे, अरे मुड़ जा भाई, ऐसा इस तरीके से, तो ये एक, तो लेंथ कितनी हो जाएगी L/2। लेकिन लेंथ अगर कम हो रही है तो क्या कहीं पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की है उसने, नहीं की है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे ख्याल से डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, R डैश कितना हो जाएगा, रो तो सेम है, मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ है भाई, तो रो तो सेम है। लेंथ कितना हो गया L/2, ये कितना हो गया 2 है, क्या चेंज आएगा जरा, R डैश, रो सेम है, रो सेम है, LIA 4। तो अगर ध्यान से देखो ये क्या मिल रहा है मेरे को, ये पुराना वाला, मतलब कि R डैश इज इक्वल टू R/4, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू R की 8 है तो ये कितना हो जाएगा, R डैश इज 2 ओम। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, तो याद रखिएगा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट के साथ आप जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, कई को बड़ा आसान लगता है। सीरीज का मतलब है बेटा, 2 पॉइंट बोल रहा हूँ याद रखो, 10 से लेकर 12 तक सेम चलाना है। सीरीज का मतलब 2 चीज़ कि लगातार जुड़ना है, झालर वाला सेटअप। दिवाली आई है, दिवाली में सबके यहाँ झालर लगा है, सबके ये सेटअप पता होगा। ये सेटअप बहुत सीधा सा होता है, ठीक, ये सेटअप बड़ा सीधा सा। सीरीज में करंट रिमेन सेम और वोल्टेज इज डिफरेंट, और आप बोल सकते हो डिवाइडेड है, सीधा सा हिसाब है। मतलब कि यहां पे समझो इस बात को कि सेटअप कैसा रहेगा, ऐसे 1 2 हम 3 का पढ़ते हैं, एक एवरेज थोड़ा सा बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक, एक स्विच भी लगा देते हैं, तब तो बंद चालू दिखाएंगे। अब ये है R1, ये है R2, ये है R3, 3 रेजिस्टेंस बराबर से लगे हैं। अब एक एमीटर भी लगा देते हैं, एमीटर सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब है कि ये एमीटर का प्लस हिस्सा है तो प्लस यहाँ पे, माइनस हिस्सा माइनस यहाँ से। मतलब कि यहाँ पे समझो ये वाला जो पॉइंट है ये किससे कनेक्ट है, प्लस वाले से, तो इसलिए ऐसा। ये वाला पॉइंट किससे है, नेगेटिव से, इसलिए नेगेटिव है। क्लियर है ये बात। अब एक एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं जरा, क्योंकि वोल्ट मीटर तो अलग है, ये V1, ये V2 और ये V3, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बेटा सीधा सा हिसाब आप ये समझो कि कौन सा कलर ले लें हम, जरा कलर चुनना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से आई करंट जा रहा तो यहाँ पे भी आई ही जा रहा होगा, और ये तीनों में आई गया है। तीनों में अगर आई गया है तो वोल्टेज अलग है। ये एक वाइस वर्सा का नियम समझ के रखो, अगर करंट सेम है तो वोल्टेज क्या रहेगा, चेंज रहेगा, ठीक। तो अब आप बोलो टोटल करंट, टोटल करंट कितना आई, टोटल वोल्टेज कितना V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर V की बात कर रहे हैं तो यहां V में फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होगा, V की जगह पे I/R लिख सकता हूं क्या मैं, या IR लिख सकता हूं, IR लिख सकता हूं, S कर देता हूं थोड़ा आगे का सोच के। V1 क्या आएगा, V1 आएगा I/R1, V2 क्या आएगा I/R2 प्लस V3 I/R3, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा, रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या,
कॉमन निकाल लो आई, तो आई आर एस आई R1 प्लस R2 R3, आई कैंसल, आर एस इज इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब सीरीज की बात होगी बेटा तो एक चीज याद रखना है आपको, दैट विल बी एडिटिव, दैट द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपसे सेटअप में सीरीज पूछे तो आपको एक चीज का बस खास ख्याल रखना है, दैट यू हैव टू सम देम ऑल, आपको सारा का सारा ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3 बिना सोचे सीधे जोड़ देना, कुछ ध्यान में नहीं रखना। इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि पहला इक्विवेलेंट पूछ लेगा आपसे, इक्विवेलेंट बन जाएगा आपसे, क्वेश्चन का सीरीज आराम से आ जाएगा, अगर आपको इस पसंद आता है तो आप कमेंट कर देना, तो क्वेश्चन का सीरीज भी आ जाएगा। R1 R2 R3 इक्विवेलेंट का हो गया। दूसरा इसमें पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द वोल्टेज इन R1 और R2 और R3, कितना वोल्टेज है ये पूछ लेगा आपसे। करंट का तो साफ साफ पता है आपको, करंट कितना जाएगा, सेम ही जाएगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा, बराबर चलेगा करंट, सेम चीज। अब यहाँ पे सीरीज तो समझ में आ गया। सीरीज को पकड़ने का सबसे आसान तरीका, भाई करंट कहीं ब्रेक नहीं हुआ, सेम करंट गया, तो कहीं भी ब्रेकिंग ऑफ करंट इज नॉट देयर, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा चीज होता है। अब पैरेलल पे भी इसी के साथ देख लेते हैं, ज़्यादा बचा नहीं, थोड़ा सा पैरेलल में भी वही 2 सेटअप याद रखना है। वहाँ पे करंट अगर सेम था, यहाँ पे करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब डिवाइडेड, वोल्टेज सेम। ठीक, सेटअप कैसा होगा, इस तरीके से, ये हो गया सेटअप। ठीक, अब यहां से आई करंट जा रहा, ये वी वोल्टेज है, आई करंट जा रहा इस वाली पॉइंट पे, जंक्शन वाली पॉइंट पे। जंक्शन पे क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा बेटा, ब्रेक होगा, डेट मीन्स इसका R1 नाम है, इसका R2 नाम है, इसका R3 नाम है। इस वाली पॉइंट पे लेट मी ज़ूम, R1 पे मैं बोल देता हूँ I1 गया है, इस पे I2 गया है, इस पे I3 गया है, और इस वाली पॉइंट पे यहाँ तक I गया है, इस वाली पॉइंट पे वापस से I आ जाएगा मेरे पास। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ें जोड़ते हैं कि वोल्टेज कितना होगा, V होगा, क्योंकि वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया हमने। करंट, करंट कितना आएगा बेटा यहाँ पे, करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ I के लिए क्या हो सकता है, ओम्स लॉ में देखते हैं, V बाय R, यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज सेम है तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। कॉमन निकाल के काट लेते हैं, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है, और ठीक है R3 ये हो गया। तो जब पैरेलल सेटअप होता है तो वहाँ पे बेटा क्या होगी, चीज़ें बढ़ती हैं, डिवाइड होंगी, और पैरेलल में रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं। पैरेलल के क्वेश्चन में अगर वोल्टेज तो नहीं पूछते क्योंकि वोल्टेज सेम है, तीनों रजिस्टर में वोल्टेज सेम जाएगा। कोई अगर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि R1 का वोल्टेज बता दो, जो वोल्टेज टोटल लगा है वही वोल्टेज होगा, चेंज नहीं होता। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। करंट अलग अलग है, तो करंट के लिए हमें बात करनी होगी। क्वेश्चंस हमने बात की है कि हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बचा है। इस सेटअप में अगर हम बात करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये 2 नाम से चलता है, जूल हीटिंग इफेक्ट। ये सीधे बोलते हैं भाई जूल के हिसाब से, हम ज़्यादा उस पर 3 तूफान नहीं करते हैं। कोई भी डिवाइस है, अगर कोई भी वायर है मेरे पास, उस वायर में ऑब्वियस सी बात है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं करंट भी होगा तो उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम पे एक टाइम इंटरवल पे करंट चल रहा है तो वो हीट हो जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होगा वो, सीधी सी बात है हीटिंग इफेक्ट ऑफ में कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन वायर। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आप समझिए, फर्स्ट थ्री को मिलाकर हम बात करें तो आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ। आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, current or sorry heat is directly proportional to square of current flowing through, directly proportional to the resistance of conductor or wire, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल सी बात है, यूं फटाक से हो जाएगा। इसके बेसिस पे भी बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कई फॉर्मूले आप इसके बना सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, आप चेंज कर लो इसको, ओम्स लॉ वी स्क्वायर आर टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है विच इज़ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर सीधा सा हिसाब आपको रखना है कि भाई पावर क्या होता है, हमने वहाँ समझा था क्लास 9 में, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, उसी को आगे यहाँ पे बढ़ाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम चीज़ चलाते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो भाई वहाँ पे वर्क की बात आ रही है, तो वर्क क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P डॉट Q। इसको रब कर देते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, P इज इक्वल टू V डॉट Q बाय दिस वन, ये कैपिटल वाला। तो पावर क्या आएगा बेटा, पावर विल बी V Q बाय T विच इज टाइम। तो पावर का फॉर्मूला ये, तो पावर भी आपको समझ में आ गया। पावर के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो वैल्यू दी हो। तीसरा है क्वेश्चंस, बट आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 1 आवर, ज़्यादा हो गया है, दैट इट इज़ डन। इतना ही कंटेंट है आपकी क्लास 10th में, इससे ज़्यादा नहीं, ढूंढ के देख लेना, और आपको लगे तो आप बताओ जो भी डाउट आते हैं आपको। तो पावर भी आपको पता है, सीधी सी आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, और ये करंट है, सीधी सी बात है। या फिर इसका और फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये भी बन सकता है, और I स्क्वायर बाय R भी बन सकता है। तो बहुत से फॉर्मूले बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये 1 शॉट इतने में वाइंड अप होता है, और जो भी आपके डाउट हैं, जैसा लगा आपको, जस्ट कमेंट इट डाउन और आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ओके, जस्ट जो भी चाहिए आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग, जस्ट कमेंट इट डाउन, शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट विल बी डन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।